बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों की आस्था का उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरा इस वक्त ख्याल रख रही है और इसके लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ उत्सव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया है। इसके साथ ही मेरठ में कावड़ियों का अभिनंदन करते हुए पुष्प वर्षा भी योगी आदित्यनाथ ने की। एक तस्वीर शिव भक्ति के सबसे बड़े उत्सव के हवाई निरीक्षण की, ताकि 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के इस उत्सव के रंग में कोई भंग न पड़े, और दूसरी तस्वीर शिव को जलाभिषेक करने निकले कावड़ियों का अभिनंदन करने की, उन पर पुष्प वर्षा करने की। कुछ इस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ दर्शन किया। मेरठ में भक्ति, अनुशासन और समर्पण से कावड़ यात्रा कर रहे कावड़ियों पर फूलों की बारिश की। सीएम योगी लगातार टोकरी भर भर कर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। फूलों से पूरी सड़क गुलाबी हो गई है। हर साल सावन के पावन महीने में योगी सरकार शिव भक्तों का फूलों से स्वागत करती है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया। तो सावन के महीने में मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है, जो कि ज्यादा मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे ही मुनाफाखोरों के खिलाफ अब एमपी से लेकर उत्तर प्रदेश तक खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। मध्य प्रदेश के रतलाम और उज्जैन में प्रशासन ने मिलावटी घी के खिलाफ एक्शन लिया, तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 250 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सबसे पहले बात रतलाम की, जहां सेहत के दुश्मनों पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसा और 2 गोदाम पर एक साथ छापेमारी कर 784 लीटर घी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 4,32,000 रुपए बताई जा रही है। उज्जैन में भी खाद्य विभाग ने 2 दुकानों पर रेड मारी और करीब 8 लाख का 1,272 लीटर घी जब्त किया और सैंपल लेकर उसकी जाँच शुरू कर दी है। वहीं यूपी के अमरोहा में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर नकेल कसते हुए 360 लीटर मिलावटी दूध और 250 किलो पनीर जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। खाद्य विभाग ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र को एक्सटेंड करने या फिर स्पेशल सेशन लाने के कयासों के बीच अब भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहे हो, लेकिन किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच सोशल मीडिया पर महिला बिल पर जो बहस हुई उसने नई संभावनाओं को एक बार फिर से अब जन्म दे दिया है। इस बहस की शुरुआत राहुल गांधी के महिला सशक्तिकरण पर दिए एक बयान से हुई, जिसे कांग्रेस ने पोस्ट किया था। The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. सदन के गतिरोध को दूर करने के लिए कई बार राहुल गांधी से मिल चुके किरेन रिजिजू ने इस मौके को लपक लिया। रिजिजू ने लिखा, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति श्री राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी, जिस पर राहुल गांधी ने भी बिना देर लगाए पुराने महिला आरक्षण बिल को हूबहू लागू करने की चुनौती दे डाली। देखते हैं ये बहस सोशल मीडिया पर और आगे बढ़ती है या फिर सोमवार को कांग्रेस से सत्ता पक्ष को कोई गुड न्यूज मिलती है। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन में सरकार से संवाद पर बनी डेडलॉक की स्थिति खत्म जरूर अब होती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत के लिए बने मंत्रियों के पैनल ने छात्रों से संवाद करना शुरू कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो छात्रों के अलग अलग गुटों से अलग अलग संवाद कर रहे हैं। 15 दिन बाद सरकार का छात्रों से इस तरह अलग संवाद करने को लेकर अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि कहीं इस सरकार की डिवाइड एंड रूल की नीति तो नहीं। संवाद के इस तरीके को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं और इसका विरोध भी होने लगा। एबीवीपी ने इसका खुलकर विरोध किया। हालांकि तय समय पर आज मोहराबादी में चारों मंत्री ने तय जगह पर पहुंचकर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र नाथ महतो गुट से मुलाकात की और सबका फीडबैक मिलने के बाद फैसले की भी बात कही। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं
दूसरी तरफ छात्रों की उग्रता को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे धरना स्थल पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक याचिका दायर की गई है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए, नई परीक्षा हो और सीबीआई से इसको लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाया जाए, इस तरह की भी मांग रखी गई है, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार देखिए इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी है जो कि लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए युवा फ्रेंड से जुड़े हुए हैं। और आज आपको बता दें, IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मोदी ने सीधे युवाओं के साथ संवाद किया, जिसके बाद सवाल है कि आखिर आज का युवा किसकी गांधीगिरी को ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि आज का युवा सवाल भी करता है और फैसले भी लेता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं से सवाल पूछने और समाधान खोजने के लिए कहा, क्योंकि हर पीढ़ी की चुनौती अलग होती है, जिसे पीएम ने अपने संबोधन में साफ किया। हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। और शायद इसलिए दीक्षांत समारोह का 8 अगस्त का दिन ही चुना गया, क्योंकि 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने बॉम्बे अधिवेशन में करो या मरो का नारा देकर एक पीढ़ी को आजादी के लिए प्रेरित किया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के कैंपस से सोनीपत कैंपस में स्थापित AI से संचालित सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। अब आइए आपको बताते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा है वो क्या है और इसकी खासियत इस वक्त क्या है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं, ये जो सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा है वो AI आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है, जो कि सामान्य कंप्यूटर जो हम देखते हैं उससे कई गुना तेजी के साथ काम करता है। ये जटिल से जटिल गणनाएं करने में बहुत ज्यादा माहिर माना जाता है। इसकी स्पीड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये प्रति सेकंड 3.3 करोड़ अरब गणनाएं करने में सक्षम है। ये अनेक क्षेत्रों में जटिल रिसर्च को आसान बनाएगा। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको भी बहुत तेजी से हल करने में इससे मदद मिल सकेगी। ये परम प्रज्ञा, जिसको लेकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक और बड़ा कदम भी अब माना जा रहा है और इसी को लेकर अब पूरे देश में इसकी चर्चा भी हो रही है। तो युवाओं को लेकर देश में जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से युवाओं से संवाद किया, लेकिन इस बार ये जो युवा है वो सामान्य छात्र नहीं बल्कि IITian थे। मौका IIT दिल्ली के 57वें कॉन्वोकेशन का था, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से ही बाबा बागेश्वर की याद क्यों आ गई, वो देखिए। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। पीएम मोदी ने उनका नाम लिया ही था कि सारे छात्र और वहां मौजूद गेस्ट हंस पड़े। दरअसल पीएम मोदी उस वक्त छात्रों की क्यूरियोसिटी और उनकी क्रिएटिविटी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। और इसी दौरान बागेश्वर बाबा का जिक्र चल पड़ा, लेकिन इसके बाद पीएम ने कहा कि मन भले अलग अलग चले पर विजन एक ही होता है। हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा, जिसका समाधान उन्होंने नई नई तकनीकों और नई नई चीजों को सीखते रहना बताया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन से मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। पीएम से मुलाकात और उसके बाद नितिन नवीन से मुलाकात की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सीएम योगी पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुलाकात की खबर ऐसे में आई है जब पीएम के बाद नितिन नवीन से मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की जोर आजमाइश अब शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में युवाओं के जरिए सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जेन जी को साधने के लिए उन्होंने प्रयागराज को पहली सीढ़ी बना दिया है। राहुल भैया स्वागत है।
कांग्रेस के मिशन यूपी की बागडोर अब राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों में ले ली है। इरादा है यूपी में सियासी जमीन फिर से मजबूत करना, इसलिए नजर है युवा वोट बैंक पर। यूपी के युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज तक पहुंच गए। हालांकि अगर इतिहास के पन्ने खोले तो पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि उससे पहले 2017 में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में तो हालत ये थी कि पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए इतिहास से सबक लेते हुए राहुल अब युवा वोटरों को टारगेट कर रही हैं। अब देखना होगा कि यूपी के युवा राहुल पर कितना भरोसा करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों पर विवादास्पद बयान देकर आफत मोल ले ली है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ रशीदी के खिलाफ साधु संतों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और 24 घंटे पहले दिए सीएम योगी के एक बयान के बाद नफरत फैलाने वाले मौलाना की सिट्टी पिट्टी अब गुम हो चुकी है। क्योंकि मौलाना का बयान कांवड़ी और सनातनियों का अपमान है और ऐसे अपमान करने वालों को योगी ने सीधे वार्निंग दी है। जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो एक बार। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। इधर योगी की इनडायरेक्ट वार्निंग और मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति ने एफआईआर करा दी। बीएनएस की जिस धारा 299 में मामला दर्ज हुआ उसके तहत 3 साल की जेल का प्रावधान है। शायद मौलाना को अब इसी का डर है। अभी हम पहुंचे थे मौलाना रशीद मसूद के घर के पास, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंच गया, उन्होंने रोक दिया। इसका दिमाग ठीक करने आए थे। अब इस तरीके की सनातन धर्म पर प्रतिक्रिया दे या टिप्पणी करे, तुरंत जहां मिले इनका मुंह पीटने का काम करो। यानी जिन कांवड़ियों पर योगी सरकार पुष्प वर्षा करा रही है, उनकी तुलना आतंकवादियों से करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। और अब बात श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की करते हैं, जिसे लेकर संतों ने आर पार की लड़ाई का वैसा लगता है मन बना लिया है। हालांकि कल होने वाले कार सेवा के जो कार्यक्रम है उसको तो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन की तैयारी जोरों पर चल रही है। अब इसी के साथ संतों ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले 12 घंटे में कार सेवा का फाइनल प्लान हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब संतों का पूरा ध्यान कान्हा की नगरी मथुरा पर टिक गया है। इसके लिए वृंदावन में देश भर के प्रमुख संतों और सनातन प्रेमियों की एक अहम बैठक हुई, जहां कार सेवा के साथ चित्रगुप्त पीठ पर शिला पूजन की तैयारियों पर मंथन हुआ, जिसके लिए राजस्थान से विशेष पत्थरों की पहली खेप मथुरा पहुँच चुकी है। फिलहाल तो कार सेवा का कार्यक्रम स्थगित हो गया है, लेकिन कल शिला पूजन के बाद संतों की एक बार। और आइए सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। इस वक्त राहुल गांधी वहां पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा is equal to 21st century economy. Brothers and sisters, मीडिया में AI की बात होती है. Everybody speaks about AI. But I want to make one thing very clear. And ये आपको समझना चाहिए. आपके डेटा के बिना AI का कोई मतलब नहीं है. अगर AI बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही AI बनता है। डेटा से आप AI बना सकते हो मगर AI से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आप
आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे, ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। देश का युवा आज राजनीति का केंद्र बन गया है। क्या इसमें राजनीतिक दलों को सिर्फ और सिर्फ मुनाफा दिखाई दे रहा है? ये सवाल आज इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी एक राज्य में युवाओं की आवाज बन रहे हैं, लेकिन जहां उनकी खुद की पार्टी की सरकार है, वहां का पीएससी टॉपर घास और मिट्टी खाने के लिए मजबूर है। ये वो केरलम लोक सेवा आयोग परीक्षा के टॉपर हैं, जो लंबे समय से नियुक्ति पत्र की बाट जो रही हैं। परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार को ना ये युवा दिख रहे हैं, ना उनका दर्द। It's been 1 month that we are protesting here, and it's more than 10 days that hunger strike is happening here, and it's pathetic that government is not taking any action. 1 year and 2 months have passed. Our list has published. There is 0 appointment in our 4 districts. Our question is this one: if there is no vacancy, why this authority is conducting exams? राहुल गांधी जो युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी होने की बात कर रही हैं, प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन क्या केरलम के इन युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, या ये सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच है? और इसी को लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है, लेकिन इसे दबाने के लिए वाटर कैनन चलाया जा रहा है। यूपी में छात्रों की आवाज उठाने वाली कांग्रेस को केरलम के छात्रों की गूंज कब सुनाई देगी? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीते एक सप्ताह से दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त लगा रखी है, लेकिन ये शिकारी इतना ज्यादा शातिर है कि वो रेस्क्यू टीम के हर प्रयास को बेकार कर दे रहा है। इसी के बाद अब उसे रात में पकड़ने का प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए इस बार टीम थर्मल ड्रोन कैमरों के साथ इलाके में उतर गई। इस आदमखोर को पकड़ने के लिए विभाग की बड़ी टीम लगातार खाक छान रही है। जगह जगह पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए गए और ड्रोन से तो निगरानी की ही जा रही है, लेकिन ये शातिर तेंदुआ हर बार चकमा दे रहा है। तेंदुए की मौजूदगी की पहली झलक 3 अगस्त को उस वक्त दिखी जब गन्ने के खेत में एक महिला को इस आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में इस तेंदुए का खौफ फैल गया। लोग घरों में कैद हो गए और वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बीते 4 दिनों में उसकी सिर्फ एक झलक नजर आई। थर्मल ड्रोन है जिससे लोकेशन ट्रेस की जा रही है, लेकिन वो दिन के समय वो कहीं पे भी लोकेशन नहीं दिखती है
एक बार दिखी थी, लेकिन वो नदी के किनारे है। जिसके बाद अब रात में उसको पकड़ने का प्लान तैयार किया गया। टीम का दावा है आज की रात उस आदमखोर की आखिरी रात साबित होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति, ताबड़तोड़ एक्शन इसी के तहत लिया जा रहा है। प्रदेश के शहर शहर बदमाशों के खिलाफ मुठभेड़ जारी है। पुलिस पर हमला करने वाले अपराधियों का बुलेट वाला हिसाब किया जा रहा है। यूपी में जो भी अपराध का रास्ता चुनता है उसका हश्र यही होता है। जेल जाने से पहले या तो वो पुलिस के कंधों में होता है या फिर स्ट्रेचर पर। बाद लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। बहराइच में बदमाश का ये हाल देखिए। योगी फोर्स पर गोली चलाने की जुर्रत की तो जवाब में लंगड़ा हो गया। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी का किया। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को भी लंगड़ा कर दिया। वहीं पुलिस ने सोनभद्र और गोंडा से 2 गो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बहुत जल्द ही भारत के लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलने वाला है। एक और जहां अल्मोड़ा में एक युवक ने सिंगल सीटर फ्लाइंग कार से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में एयर टैक्सी प्रोग्राम की ग्राउंड टेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है और भारत के सपनों को नई उड़ान दी। अल्मोड़ा के रवि टमटा अपने फ्लाइंग कार आविष्कार से तो सबको चौंका दिया, जिसे रवि ने खुद उड़ाकर न केवल भारत बल्कि दुनिया को दिखाया। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के सरला एविएशन भी एयर टैक्सी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, जिसके नए ऑफिस का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया। See that within 2 years, a civilian Make in India aircraft is also going to become a reality. ये दोनों तस्वीरें भारत के विकास की नई उड़ान को दर्शा रही है, जो जल्द ही उड़ती कारों से देश की जनता को ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने वाली है। दिल्ली के नरेला में तेज रफ्तार मर्सिडीज का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला है, जहां बेकाबू मर्सिडीज कार ने 3 गाड़ियों और एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सवाल है कि महंगी कार से एक परिवार को जख्म देने वाले को सजा मिलेगी या फिर ये केस भी उन बाकी रईसजादों के केस की तरह अदालतों के चक्कर चलाएगा और सड़क पर मौत का खेल खेलने वाले बाहर आजाद घूमेंगे। क्योंकि अगर देश में सड़कों पर मौत की रफ्तार वाली गाड़ी दौड़ाने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे हादसों पर लगाम नहीं लग सकती। दिल्ली के नरेला में तेज रफ्तार मर्सिडीज का जो कहर देखने को मिला, उसमें आरोप है कि कार चला रहा आरोपी नशे में था। साथ ही चालान से बचने के लिए कार की नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ करने की बात भी सामने आ रही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जिस मर्सिडीज कार से हादसा हुआ वो कार आरोपी की नहीं, उसके एक दोस्त की थी। दूसरा पहलू यह है कि सड़क पर मौत का तांडव मचाने वाले ऐसे रईसजादों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम काम पर लग जाता है और ऐसे लोग बाहर आजाद घूमते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दुष्कर्म के आरोपी का हिसाब हो गया और अब वो पुलिस के कंधों के सहारे चल रहा है, लेकिन गुस्साए लोग अब आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसका योगी फोर्स स्टाइल में इलाज कर दिया। तस्वीरों में देखिए, लंगड़ाकर चलता आरोपी दर्द से करहा रहा है। जिन हाथों से आरोपी ने छात्रा की हत्या की वो अब काम करने लायक ही नहीं बचे। दरअसल आरोपी नाबालिग छात्रा को स्कूल से बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था और जंगल में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों ने थाने में शिकायत की तो घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अब लोग आरोपी के घर बुलडोजर और आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दरिंदे के घर पर बुलडोजर कब चलता है। आपने शाहरुख खान स्टारर एक फिल्म देखी होगी जिसमें नशे की तस्करी के लिए बच्चों का सहारा लिया जाता है ताकि पुलिस से बचा जा सके। अब ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हो रहा था, जहां बच्चों के जरिए गांजा तस्करी की जा रही थी। पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये गांजा तस्कर गैंग की सरगना हेमा है, जिसे पुलिस ने 2 दिन पहले अरेस्ट किया था, लेकिन अब पूछताछ में इसने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें हेमा ने बताया कि वो गांजा तस्करी के लिए बच्चों का सहारा लेती थी। बच्चों को लालच देकर अपने साथ ले जाती थी और फिर गांजा की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उन्हें दे देती थी और बच्चे अलग अलग जगह जाकर वो पुड़िया किसी और को देते थे।
इसी की निशानदेही पर पुलिस ने एक और आरोपी राजकुमार को अरेस्ट किया। आरोपी के पास से 5 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ। पुलिस गैंग से जुड़े दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है ताकि यूपी से नशे का कारोबार करने वालों का सफाया किया जा सके। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देवली के नई बस्ती में भारी बारिश के कारण एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक से ही गिर गई, जिसके मलबे की चपेट में आने से कई कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार पार्किंग का ये हश्र देखिए, जहां दीवार गिरने से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीबन 10 कारें बर्बाद हो गई। कई कारों को तो पहचानना तक मुश्किल हो गया। इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों में भारी दहशत फैल गई। तस्वीरें दिल्ली के देवली इलाके की हैं। बारिश के बीच एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक ढह गई। स्थानीय लोग इसके लिए बारिश से ज्यादा एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रखे हैं। पीछे काम चल रहा था सीवर का, पूरी गली खोदी गई थी। सीवर का काम चला, एमसीडी वाले काम कर रहे थे। उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है। फिलहाल जिनकी गाड़ियां मलबे में दबी है, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से रिंग तक का सफर और फिर स्वर्णिम सफलता। कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट अंकुश पंघाल ने राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। दुनिया के सामने परचम लहराने वाले हिसार के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आशीर्वाद लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पंघाल को डॉक्टर चंद्रा ने ऐतिहासिक सफलता की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। इस मौके पर अंकुश पंघाल के कोच प्रदीप सावंत भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अंकुश की यह सफलता क्षेत्र और देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे आगे भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराते रहेंगे। खास बात यह है कि स्टार बॉक्सर अंकुश पंघाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से ही बॉक्सिंग की बारीकी से प्रशिक्षण हासिल किया था। फाउंडेशन से मिले मार्गदर्शन और अंकुश की कड़ी मेहनत के दम पर ही उन्होंने रिंग में यह उपलब्धि हासिल की है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।